मराठी सिनेमा है जिसको फर्स्ट गोल्डन लोटस मिला था। श्याम चियाई कितनी भी बार बनेगा उसको नेशनल अवार्ड ही मिलेगा। कलिंकर इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा था। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक जगह पे जहाँ पे एक पॉलीक्लिनिक हुआ करता था, तो तू वहाँ पूरा दिन बैठ के पढ़ाई कर सकता। फिर बाद में पता चला कि ही हैज़ लेफ्ट बीइंग अ डेंटिस्ट और उन्होंने सीरियल डायरेक्ट करना शुरू किया है। तो मैं बैठता था, फिर मैं भी कुछ कहानियों में सजेशन देता था, तो बोलते थे कि अरे तू तो अच्छा सजेशन देता है, तू करता क्या है? मैं बोला एक गोहिल मोटर्स कंपनी है, उसमें मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तुझे करना क्या है? मैं बोला मुझे फ्लाइट पर्सन बनना है, मेरे साथ क्यों नहीं काम करता? तभी मेरी सैलरी थी वो गोहिल मोटर्स में 150 रुपया, तो उन्होंने कहा मैं 750 दूंगा। लाइफ में फर्स्ट टाइम तभी मैंने फिल्म कैमरा देखा, तभी आर्य नहीं पता था, तो मेरा को एक्टर था। अच्छा बोला तू क्या करता है? बोलता मैं एडिटर हूँ। बोला मतलब क्या करता है? बोला नहीं अभी सब शूटिंग वटिंग जो होगा तो सारे वो रशेस कहते हैं उसको इकट्ठा करके उसमें से मैं स्टोरी बनाऊंगा। क्या नाम है तेरा? राजकुमार हिरानी। तो ऐसे करते करते मैंने 15 साल तक प्रोडक्शन की। श्री राजू वॉज अ स्टोरी टेलर। प्रेमचंद जी, हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी जो रचनाएं हैं वो मुझे राजू रिसाइट करके बताता। देखते देखते ये सब मुझे सीखने मिला। मैंने मेरी पहली फिल्म बनाई फरारी की सवारी, ओमपुरी साहब थे, उसके बाद शाहरुख खान आ गए, संजय दत्त आ गए, ओमपुरी जी के बाद विवेक ओबरॉय थे। तो जिस तरह से राजू की फिल्में इम्पैक्ट करती थी, थ्री इडियट्स कितने लोगों का लाइफ चेंज करती थी। राजू का एक अपना IIT में जो हॉस्टल लाइफ था, अतुल जी का जो कास्टिंग हुआ था लास्ट मिनट, हर डायरेक्टर की पहली फिल्म बायोग्राफिकल होती है। जब मैं फिल्में बनाता था तभी फरारी चाहिए थी। बॉम्बे में 2 ही फरारी थी, एक सचिन तेंदुलकर के पास और एक भूषण कुमार के पास। हमने जब कहानी सचिन को सुनाई थी, प्रोडक्शन शुरू हो गया, उसके दौरान सचिन ने गाड़ी बेच दी थी। गाड़ी हमेशा एंटिला में पार्क रहती थी और एंटिला से गाड़ी आती थी। संजय दत्त ऑफर्ड मी हिज फरारी, ही सेड यू टेक माय कार। ये स्क्रिप्ट बनी थी 3 इडियट्स से पहले। तभी विनोद जी ने मुझे पूछा तुझे कौन चाहिए इसके लिए? मैंने बोला आमिर खान। तो वो 3 इडियट्स से शुरू हो गई। फिर उसमें शर्मन था, हैव अ कॉमन सी बिटवीन प्रियंका चोपड़ा's कंपनी एंड माई सेल्फ, एंड ही सेड Priyanka wants to start a company and she's looking for first film, regional film to kick off the company. And that's where I went and met Dr. Madhu Chopra, and मैंने सिर्फ कहानी बताई उनकी, बोले we are doing this. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूत्रधार विद विनीत राय के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक फिल्म मेकर जिनकी कहानियां हमें हंसाती हैं, रुलाती भी हैं और सबसे ज़रूरी हमें इंसानियत की याद भी दिलाती हैं। इन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई और 3 इडियट जैसी आइकॉनिक फिल्मों में काम किया और फिर अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू फरारी की सवारी बनाई, जिसे लोगों ने दिल से अपनाया। इसके बाद मराठी फिल्म वेंटिलेटर ने उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिलवाया और सिनेमा प्रेमियों के दिल में एक नई जगह भी दिलाई। तो प्लीज स्वागत कीजिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड राइटर राजेश मापुस्कर जी का। राजेश जी, वेलकम, थैंक यू इन सूत्रधार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप आज आए और काफ़ी दिन से फॉलोअप चल रहा था एंड सीधा आपकी फिल्मोग्राफी पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले शुरुआत जो सबकी बचपन से होती है, आप श्रीवर्धन में बड़े हुए जहाँ आपका परिवार का सिनेमा हॉल था, वहाँ बुकिंग लेना, सफाई करना, ये तो सब हमने। तो किस तरीके से रील चलाना, ये आपके फिल्म मेकिंग के एक्सपोजर का ये जो शुरुआती दौर था किस तरीके से हुआ, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए प्लीज़। वो रीज़न नहीं है कि हमारा सिनेमा हॉल था इसके लिए मैं फिल्म लाइन में आ गया। जी। वो बिल्कुल रीज़न नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं फिल्म लाइन में आ जाऊंगा। जी। हमको सिनेमा से दूर रखा गया, सिनेमा हॉल से दूर नहीं रखा गया। जी। कि सिनेमा नहीं देखो, बिल्कुल। ओके, लोगों को दिखाओ उतना ही करो, बिजनेस। हाँ, बिजनेस करो। हाँ, क्योंकि बनिया है तो फिर धंधा ही करो। ओके, कि हमारा किराना शॉप भी था, तो दुकान का माल मत खाओ, बस बेचो। बस मतलब
या बुलाओ और उनको दिखाओ। हाँ, बुलाओ और उनको दिखाओ, अंदर जाके मत देखो। तो मैं फिल्में तभी देखता था जब मैं बुकिंग ऑफिस में बैठता था जी और मैं जब टिकट बेचता था बचपन में, तो मेरे बाजू में स्क्रीन रहता था ऐसे, तो लोग देख रहे तो मैं इतना ही पिक्चर देखता था। तो इसी एंगल में मैंने बहुत सारे पिक्चर देखे हुए हैं जब मैं बुकिंग, क्योंकि हमारा बहुत ही सिंपल सा सिनेमा हॉल था जी मतलब पतरे के शेड टाइप ही बोलो, खाली वो दीवारें थी वो जी। सीमेंट की और ईंट की थी, जी। पर ऊपर से पूरा पतरा था, बीच में पिलर्स थे, तो लोग पिक्चर भी देखते थे, पिलर्स के बीच में से पिक्चर देखते थे। अरे वाह। या मतलब वो फिर कभी, और वो फ्लैट रूफ था तो बारिश में फिर वो पानी भी लीक होता था, फिर वो लोग छाता खोल के पिक्चर देखते थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। मतलब ऐसा नहीं, डिस्कम्फर्ट तो होता ही नहीं था कि बारिश हो या विंटर हो या समर हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो बेचारे सब जैसा पिक्चर है वैसा ही देखते थे जी। तो कहने का ये है कि थिएटर चलाना और फिर सिनेमा में आके सिनेमा इंडस्ट्री से कनेक्ट होना, उसका कोई कनेक्शन नहीं था। बाय एक्सीडेंट में फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। अच्छा। और फिर मैं अभी व्हेन आई लुक बैक, फिर मुझे दिखता है अरे हाँ यार, अपना तो सिनेमा से बहुत कनेक्शन है, बचपन से है। तो वो जब मुझे हमेशा लगता है कि जब मैं रील वाइंड करता था, और रील ज्वाइन करने के लिए एक फिल्म सीमेंट हुआ करता था, लिक्विड, जिससे वो फिल्म ज्वाइंट होती थी। दैट फिल्म सीमेंट वॉज इन माई हाउस एज अ डेटॉल का वो सब्स्टिट्यूट था कि जब भी कुछ जख्म होती थी या खून आता था, हम फिल्म सीमेंट लगाते थे। तो मुझे लगता है कहीं वो फिल्म सीमेंट अंदर चला गया है। हाउ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड कि वो भाई सिनेमा, वो फिल्म सीमेंट से सीमेंट हो गया। सीमेंट हो गया। तो मुझे पता ही नहीं लगा कि ये जा रहा है अंदर, और मेरे अंदर वो फैल रहा है। तो बस वायरस, वो जो फिल्म वायरस है वो आपके अंदर जा रहा है। वही एक्सप्रेशन है मुझे लगता है उसी का। और क्योंकि दैट इज द पावर ऑफ सिनेमा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में, बिकॉज नॉट किसी को भी बचपन में तो पता होता नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन जब अब जो स्क्रीन पे जिस तरीके से लोग रिएक्ट करते थे, हंसते थे, तालियां बजाते थे, आपको मेरे ख्याल से बहुत अर्ली एज में सिनेमा के पावर का एहसास जरूर हुआ होगा। यस, कि भाई दिस इज द पावर ऑफ सिनेमा। यस, वो स्पेशली मुझे पावर ऑफ सिनेमा बचपन में मुझे उसका पता लगा जब हम माइथोलॉजिकल या पौराणिक सिनेमा जब एग्जिबिट करते थे गांव में, तभी स्पेशली पौराणिक सिनेमा देखने के लिए देवताओं के या संतोषी महा बोलो या कोई भी सिनेमा आता था, तो हमारा जो फिशरमैन का जो सेक्शन था कोलीवाड़ा, तो वो लोग सब रात को, सब शाम को फिशिंग विशिंग रैप अप करके रात के 9 बजे के शो के लिए आते थे। और जैसे ही भगवान स्क्रीन पे आ गया तो पैसे फेंकना, चावल फेंकना, पूजा, हल्दी, नारियल, मतलब थिएटर हमारा भर जाता था। और वो शो खत्म होने के बाद हम सारे घर के जो बच्चे थे, हमारा जॉइंट फैमिली थी, सारे बच्चे थे, हम वो नारियल इकट्ठा करो, वो चावल इकट्ठा करो, वो जो चिल्लर जो गिरी हुई वो इकट्ठा करो, वो उसी में हम लगे रहते। तभी मुझे लगता था यार ये क्या कमाल है यार, मतलब ये लोग इतना पैसा फेंक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और वो सारा सामान जो इकट्ठा हो रहा है, और फिर वो हमारी दुकान में जाता था, क्योंकि हमारा किराने की दुकान में धंधा चालू। तो वो मुझे तब समझ में आ गया कि ये लोग कितने कनेक्ट होते हैं, कितने भावुक हो जाते हैं सिनेमा को लेके। और वो भी याद है कि वो श्यामची आई, एक मराठी सिनेमा है बहुत ही वेल नोन, जिसको फर्स्ट गोल्डन लोटस मिला था, वो सिनेमा, वो हमको स्कूल से दिखाया गया था, हमारे थिएटर में ही स्कूल की तरफ से दिखाया गया था। जब श्यामची आई, हाँ, अभी रिसेंटली एक और एक नेशनल अवार्ड, वो श्यामची आई ऐसा है जो कितनी भी बार बनेगा उसको नेशनल अवार्ड ही मिलेगा, क्योंकि वो स्टोरी ही ऐसी है। तो वो जब एग्जिबिट हुआ था, मैं 6th ग्रेड में था, तो हम सारे बच्चे गए थे, और उस फिल्म के क्लाइमैक्स में सारा थिएटर रो रहा था। मैं तो मतलब मेरा शर्ट ही बिक गया था इतना। तो तभी मुझे लगा कि कितना कनेक्ट होते हैं लोग फिल्म से, फिल्म की कहानी से, वो कैसी कहानी अपनी लगने लगती है। तो वो आप सही, मतलब आपने सही कहा कि मुझे पावर ऑफ सिनेमा तभी पता लगना शुरू हुआ था। सो किस तरीके से वहाँ से आपकी एजुकेशन, और किस तरीके से मुंबई के अंदर किस तरीके से आपका कॉमर्स डिग्री आपने की, एंड देन उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड फिल्म मेकिंग के बीच में कैसे आपने बैलेंस किया, और कहाँ से ये आपके दिमाग में अब आया कि नाउ यू आर गेटिंग इनटू द मेन स्ट्रीम सिनेमा?
वो एक्चुअली सब एक्सीडेंटली हुआ है, मतलब इंटेंशनली कुछ नहीं है जी इंटेंशनली जो करना चाह रहा था वो नहीं हुआ। जी जो नहीं करना चाह रहा था वो सब हो गया और अभी आपके सामने बैठा हूँ। जी नहीं और बहुत अच्छा हुआ जो आप करना चाह रहे थे वो नहीं किया। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। कहते हैं ना भगवान वो चीजें उन्हीं को देता है जो जिनको पता होता है कि उनको ये नहीं करना। या दैट्स ट्रू। वो मैं तो मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं वेलिंगटन इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा था। तो उसकी पढ़ाई मुझे करनी थी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही थी। राइट। तो और मैं पेइंग गेस्ट रहता था, तो वो पढ़ाई करने के लिए उस घर में जगह नहीं थी। तो मुझे लगा कि यार कहीं जाके मुझे पढ़ाई करनी है अभी, तो क्योंकि नहीं तो पिताजी फिर से बोलेंगे गाँव चलो दुकान में बैठो। तो मुझे जाना नहीं था गाँव वापस। तो उसके लिए मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक जगह पे जहाँ पे एक पॉलीक्लिनिक हुआ करता था, मतलब था वहाँ पॉलीक्लिनिक, वो दिन में पूरा खाली रहता था, शाम को ही डॉक्टर्स आते थे वहाँ, तो पूरा खाली रहता है, मेरे नेबर्स है उनका है, तो तू वहाँ पूरा दिन बैठ के पढ़ाई कर सकता है। और तभी मैंने जब पढ़ाई करना शुरू किया, जिन्होंने मुझे ये परमिशन दी थी, अलाउ किया था, जो ओनर थे उनका नाम था डॉक्टर सतीश राजमाचकर। मुझे समझ आया कि उनका जो कैबिन है खुद का, वहाँ पे वो कुछ लोगों के साथ बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ कहानियों के ऊपर उनका डिस्कशन चलता है। तो मुझे फिर बाद में पता चला कि ही हैज़ लेफ्ट बीइंग अ डेंटिस्ट और उन्होंने सीरियल डायरेक्ट करना शुरू किया है। अच्छा। क्योंकि वो भी थिएटर से कनेक्टेड थे, तो वो डॉक्टर बने थे पर उनका दिल बड़ा लिटरेचर, थिएटर, सिनेमा उसमें था जी। तो एक पॉइंट के बाद उन्होंने अपनी डॉक्टर बाजी बंद कर दी और बोले अब मुझे सिनेमा बनाना है। तो उन्होंने जस्ट शुरू किया था और मेरा फिर मन भटकने लगा, मैं जाने लगा उनके साथ बैठ के, क्या करते क्या है वो लोग, बोलते क्या है, तो कहानियाँ की। तो मैं बैठता था, फिर मैं भी कुछ कहानियों में सजेशन देता था, तो बोलते थे कि अरे तू तो अच्छा सजेशन देता है, तो करता क्या है। मैं बोला एक गोहिल मोटर्स कंपनी है, उसमें मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अच्छा, तो तू वहाँ क्यों काम कर रहा है। बोला कुछ नहीं, अभी तो मतलब पेइंग गेस्ट हूँ, तो तुझे करना क्या है। मैं बोला मुझे फ्लाइट पर्सन बनना है। अच्छा, तो क्यों फ्लाइट पर्सन बनना। बोला मुझे घूमना है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, तो मुझे एक्सप्लोर करना। हाँ, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो मुझे घूमने मिलेगा। तो बोले ठीक है। तो बोले तब तक तू मेरे साथ क्यों नहीं काम करता। मतलब क्या करूँ आपके साथ। तो पहले तो मैंने पूछा कि ठीक है पगार कितना दोगे। मतलब बढ़िया दिमाग बढ़िया, यस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पगार कितना मिलेगा। तो तभी मेरी सैलरी थी वो गोहिल मोटर्स में 150 रुपया। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं 750 दूंगा। मैं बोला यार इतनी बड़ी सैलरी, इतना जंप हो जाएगा। मैंने बोला जो भी काम है मैं कर लूँगा। मुझे पता नहीं था क्या काम देने वाले। बोले मैं चलो डन 750। और फिर उन्होंने कहा कि तू असिस्टेंट डायरेक्टर है। मैं बोला वो करता क्या है। बोले अभी जैसे ही तू आके बैठा, सजेशन दिया, फिर सारी वो टीम होती है, फिर हर एक का जॉब अलग अलग होता है। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है, आपको सिखाना पड़ेगा सब मुझे। बोले नहीं तेरे को मैं सब सिखाऊंगा। तो फिर वो क्लैपर बॉय से फिर मेरी सीरियल में शुरुआत हो गई। वहाँ से फिर धीरे धीरे समझने लगा क्या है। फिर मैंने उनके साथ काम किया 1-2 साल, 3-4 सीरियल्स मैंने की, मराठी हिंदी सीरियल्स किए। कभी कभी कुछ किरदार कम पड़ जाते थे तो एक्टिंग भी कर लेते थे बीच में, तो एक्टिंग का शौक था ही तो वो भी कर लेते थे। फिर मुझे लगा कि यार ये सही है, ये अच्छा है, मज़ा आ रहा है मुझे इसमें और मेरा दिल लग रहा है। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये मुझे इसमें मज़ा आएगा, ये मुझे पहले से पता नहीं था। जब मैंने करना शुरू कर दिया तो मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। फिर वहाँ से तभी थोड़े बाल थे, काले थे, तो मैंने वो मॉडलिंग के लिए फ़ोटो भेजना शुरू किया था। और ऐसे एक मॉडलिंग की मुझे ऑफ़र आ गई कि एक यंग टेलर का किरदार है, उसके लिए आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप आ जाइए। तो 2,500 रुपये दिन का मिलने वाला था। 750 से 2,500, तो मैं कुछ भी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार था। चलो ठीक है। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने देखे यार ये तो बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए, तभी वो पंजा सब बड़े लाइट्स होते थे ना, वो एकदम। और वो फिल्म कैमरा, लाइफ में फर्स्ट टाइम तभी मैंने फिल्म कैमरा देखा। एरी, मुझे तभी एरी नहीं पता था, वो खाली लोगो पता था कि ये कुछ है। और उधर अच्छा खाना वाना, चाइनीज़ खाना सब वगैरह आया था। तो मतलब मेरी स्ट्रगल होती थी कि चाइनीज़ खाने मिले तो मैं पैसे इकट्ठा करके चाइनीज़ खाता। मैं बोले या तो शूटिंग पे चाइनीज़ दे रहे, बोले यार कमाल है। तो मेरा को एक्टर था जो मेरे साथ, दो एक
उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो आके मुझे वो एक धागे की ऐड थी, तो वो मुझे धागा देता, तो यंग टेलर है, तेरे लिए मैं धागा लेके आया, ये बॉक्स लेके आया। तो मैंने उसको पूछा यार ये लोग है कौन, ये करते क्या? बोले एडवर्टाइजिंग है ऐसा। बोले यार कमाल है, ये लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं, चाइनीज़ वाइनीज़ खिला रहे हो। बोले हाँ नॉर्मल है, ऐसा होता ही है। अच्छा बोले तू क्या करता है? बोलता मैं एडिटर हूँ। बोला मतलब क्या करता है? बोला नहीं अभी सब शूटिंग वूटिंग जो होगा तो सारे वो रशेस कहते हैं उसको इकट्ठा करके उसमें से मैं स्टोरी बनाऊंगा। अच्छा अच्छा क्या नाम है तेरा? बोला राजकुमार हिरानी। बोला अच्छा तो मैं बोला एक काम करना, तू मेरी बात चला दे ये लोग के साथ, कि मुझे भी इनके साथ काम करना है। तो बोला हाँ मैं इसी कंपनी का काम करता हूँ, तो मतलब मैं फ्रीलांसर हूँ, तो इनका भी काम करता, तेरी बात चलाता हूँ। तो उसने बात चला दी। तो बोले ठीक है तुझे आ जा। तो वो चिली चिकन के चक्कर में मैं एडवर्टाइजिंग में चला गया। अच्छा। मतलब खाना ये वाला वो बाकी सब ठीक था। फिर वहाँ सैलरी भी बढ़ गई, वो भी 750 से 1800 सैलरी होगी, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। फिर मेरी और राजकुमार जी की दोस्ती हो गई, वहाँ से शुरू हो गए हम लोग। फिर वो एडवर्टाइजिंग करते करते फिर वो क्या सैलरी जैसे बढ़ती गई, तो मैं बोला कभी ना कभी मैं फ्लाइट पर्सन बनूंगा ही। पर वो क्या, मैं मराठी मीडियम से था, इंग्लिश ठीक तरह से नहीं आती थी, बाकी सारी लैंग्वेज का तो सवाल ही नहीं होता कि वो मैंने जर्मन भी सीखना शुरू किया था, तो वो तो जमा ही नहीं मुझे। पहले तो इंग्लिश नहीं, मैं कोई एंट्रेंस एग्जाम भी पास नहीं होता था। जहाँ जाऊँ मैं हर एंट्रेंस एग्जाम, मतलब ब्रिटिश एयरवेज, पैन एम एयरवेज, सारी एग्जाम में फेल। अच्छा, लेकिन आप देते थे? हाँ मैं देता था, Because you had this thing कि यार मुझे फ्लाइट अटेंडेंट बनना ही है। तो वो एयर इंडिया सारा फेल हो जाता था। मैं बोला यार अपना तो कुछ होने वाला है नहीं, तो ये तो मतलब इंग्लिश में ही लफड़े, बाकी सब तो ठीक है। तो फिर राजू ने कहा अरे छोड़ दे यार, तू जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, तुझे आता है। और वो बढ़िया दिमाग था, तो प्रोडक्शन तो आती थी, राइट। सीख गया मैं जल्दी सीख गया प्रोडक्शन। जी। तो ऐसे करते करते मैंने 15 साल तक प्रोडक्शन की। फिर राजू स्टार्टेड हिज प्रोडक्शन आवर्स। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ राजू सर। राइट। फिर उसके बाद आपका सफर शुरू हुआ, मुन्ना भाई, एंड जिस तरीके से आपकी दोस्ती हुई, राइट, वो इतनी सहज दोस्ती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना कि व्हाट वाज हिज विजन, दैट पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज उनसे तो इस बारे में पूछा नहीं जा सकता। राइट। लेकिन व्हाट यू थॉट दैट पर्टिकुलर टाइम कि राजू हैज समथिंग टू बिकम अ ग्रेट डायरेक्टर। See, राजू वॉज अ स्टोरी टेलर। राजू जिस तरह से जोक्स नरेट करते थे, जिस तरह से कहानियाँ बताते थे, जिस तरह से पोएट्री रिसाइट करते थे, मतलब राजू से मैंने बहुत सारी प्रेमचंद जी या हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी जो रचनाएं हैं वो मुझे राजू रिसाइट करके बताता। तो मेरी वो स्कूलिंग बहुत हिंदी की, लिटरेचर की, और राजू के साथ बहुत सारी हुई। और मैं जिस तरह से देखता कि वो मतलब नॉर्मल बातें भी जब राजू करता था और जोक्स सुनाता था और किस्से सुनाता था, तो वो एक स्टोरी टेलर उसके अंदर था। ही वाज एन एक्सीलेंट एडिटर, मतलब है ही खुद बहुत ही, मतलब तभी से बहुत ही अच्छे एडिटर रहे, और अभी तक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट एडिटर। ओके, तो वो स्टोरी टेलिंग, और बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अगेन FTI एडिटिंग में उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो एजुकेशन, रीडिंग एंड क्राफ्टमैनशिप एंड उनके अंदर जो एक स्टोरी टेलिंग का एक नैक था, वो सबका मिश्रण वो था। तो मुझे लगा कि यार ये तो आदमी पिक्चर बना ही सकता है, तो बना ही लेगा। तो मैं आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम। तो जब वो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, मतलब आज भी जिस तरह से राजू लिखते हैं और वो सोचते हैं, तो मैं भी ऐसे देखते रहता हूँ उनको, अरे अच्छा कैसे सोचा, कैसे आया होगा, क्या किया। तो मैं बहुत ही प्रभावित होता था उनसे। तो अभी भी प्रभावित हूँ, ऑफ कोर्स मेरे शायद दोस्त भी हो, पर वो एक जो है उनका ऑरा अपना। तो लेकिन किस तरीके से उनका डेब्यू हुआ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज FTI करने के बाद देन एंड योर कम्युनिकेशन, बिकॉज शायद एडिटर अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे डेविड धवन सर हुए या राजू ईरानी सर हुए, दे नो वेयर टू कट, राइट। वो एक जो थॉट प्रोसेस जो एक एडिटर का होता है, वो राजू ईरानी के साथ मेरे को लगता है कि जिस तरीके की फिल्में हमने उनकी देखी हैं, राइट, एंड स्टार्ट विद मुन्ना भाई, बिकॉज मुन्ना भाई MBBS से शुरू करते हैं, बिकॉज वहाँ उनकी वो शायद पहली इंडिपेंडेंट कमर्शियल सक्सेस। यस। हाउ दैट हैपेंड, एंड आपका एसोसिएशन वहाँ से कैसे शुरू हुआ? राजू का ऐसा था, मतलब जब मैं राजू
कहता हूँ मेरे दोस्त है, इसके लिए मैं वो फ्रीडम ले रहा हूँ, वो राजकुमार हिरानी है जी तो वो सिर्फ अच्छे एडिटर थे, इसके लिए वो शूटिंग में भी इकोनोमाइज चीज़ें करते थे, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पूरा मास्टर शॉट ले लिया ओके और फिर क्लोजअप ले लिया। उनको पता था कि ये मास्टर शॉट मेरा यहीं पे यूज़ होगा, मैं उतना ही शूट करूँगा और यहाँ पे मेरा क्लोजअप जाना ही है, तो जब वो लेंस लगेगी वो उतना ही बोल के ले लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। उससे क्या होता है, शूटिंग टाइम बहुत क्रंच होता था और फिर हम ज़्यादा काम कर पाते थे। तो वहाँ से वो एज एन असिस्टेंट एसोसिएट, मैं पहली फिल्म से उनके साथ एसोसिएट रहा हूँ, तो मुझे वो सीखने मिल गया कि कैसे किस तरह से हाउ ही वो सोचते कैसे है, वो राइटिंग कैसे करते हैं, फिर वो हर सीन में किस तरह से आइदर आपको रोना आना चाहिए या आपको हंसी आनी चाहिए, आपको कैसे एंटरटेन करना चाहिए कि एक सीन निकले तो पूरी कहानी गिरनी चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट हर सीन का होना चाहिए, वरना वो सीन का कोई मतलब नहीं है, वो निकाल दे। तो वो जो इकोनॉमी ऑफ स्टोरी टेलिंग है वो मैंने धीरे धीरे तीन फिल्में की मैंने उनके साथ, तो मैंने उनको देखते देखते ये सब मुझे सीखने मिला। तो सीखने के बाद भी इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं होता है। फिर मैंने मेरी पहली फिल्म बनाई फरारी की सवारी, तो मेरे लिए तो वो डिफ़िकल्ट टास्क था। एक ही था कि जिस तरह से राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा मेरे पीछे खड़े हो गए कि तू पिक्चर बना, तू टेंशन मत ले, तू पिक्चर बना, तो वो जो बैकिंग था, सॉलिड बैकिंग दोनों का, पीछे खड़ा रहना, तो दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अब मैं कहानी बता सकता हूँ। करेक्ट। और फिर मैं फरारी की सवारी एंड मुन्ना भाई MBBS की कास्टिंग जो थी, आई मीन दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टिंग, मतलब जिस तरीके से हम देखते हैं सर्किट, मुन्ना भाई, सो इंसेप्शन में ये फिल्म स्पेसिफिकली संजू सर के लिए लिखी गई थी या फिर पहले कास्टिंग के कुछ और प्रोसेस थे, कोई और भी आने वाले थे या कुछ ऐसा था? Yes, of course. I think most of it, the facts are known to everyone that पहले ओमपुरी साहब थे, उसके बाद शाहरुख खान आ गए, उनके बाद फिर संजय दत्त आ गए, तो ये फिल्म का एक अपना जर्नी रहा है उसका, तो वो इजीली वो संजय दत्त पे लैंड नहीं हुई है, मतलब एक जर्नी होके, मतलब ओमपुरी जी के बाद विवेक ओबरॉय थे। यस, विवेक ओबरॉय के बाद फिर शाहरुख खान आ गए, उनके बाद फिर संजय दत्त आ गए, तो वैसा वो फिल्म ने अपना जर्नी किया है। और वो होता है क्योंकि हर फिल्म में आप सोचते किसी के बारे में, फिर आता कोई और है, फिर आपका प्रोजेक्ट रेडी है, उनकी कहीं डिले हो गई है, उनके कहीं कमिटमेंट है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो फाइनली वो वी आर वेरी हैप्पी दैट, ऐसा नहीं कि वो बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती थी, पर द वे संजय दत्त इंटरनलाइज संजू एंड द वे ही स्टूड एंड सेड थिंग्स, एंड आपने तो सबने देखी हुई है कि क्या हो गया वो फिल्म का, मतलब कहाँ चली गई वो। मुन्ना भाई एक अकेले एक्टर हैं, दिस इज माय पर्सनल व्यू, जो वास्तव में भी भाई हैं, जी, और सर उसके बाद मुन्ना भाई भी भाई। यस, द वे ही हैज जस्टिस जो दिया है उन्होंने कैरेक्टर, उस पर्टिकुलर 2 या 3 फिल्मों में व्हाट इज द एग्जैक्ट, ऐसा क्या आपको लगा कि दैट हैज मेड द इम्पैक्ट एज अ फिल्म मेकर working with Raju Hirani, though he was your friend and everything, you have learnt a lot, but वो कुछ इन तीनों फिल्मों के अंदर कुछ ऐसी कोई चीज जो आपको लगी हो कि नहीं यार, it has impacted me as a director and a storyteller? Yeah, actually what I learned, जो मैंने सीखा मुन्ना भाई MBBS से, मैं देखता गया कि the difference that those film made in your life, वो लोगों को टच करना, क्योंकि उसके बाद जब राजू के साथ हम घूमते थे, जिस तरह से लोग आके उसको शेक हैंड करते थे, उसको थैंक यू बोलते थे, उसके साथ फिल्मों की बातें करते थे, रोते थे, तो यार मुझे लगा कि यार ये लोगों को इम्पैक्ट किस तरह से कर रहा है और लोग किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो विथ माई स्टोरी, इफ आई एम एबल टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, आई वांट टू टेल दैट स्टोरी एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो जिस तरह से राजू की फिल्में इम्पैक्ट करती थी लोगों के ऊपर, मतलब 3 इडियट्स तो कितने लोगों का लाइफ चेंज करती है। सर मैं छोड़ूगा नहीं, 3 इडियट्स पे तो मुझे आपसे बहुत बात करनी है। उसने लाइफ चेंज की, सबकी लाइफ, इंक्लूडिंग माइन आल्सो, दिस इज समथिंग कि वो बहुत इमोशनली ड्रिवन फिल्म है, बिकॉज आप कैसे जैसे हमने तो शायद
एक सिर्फ लाइन ने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट दिया कि एक्सेलेंस की तरफ भागो, राइट, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। आई सच अ ब्यूटीफुल लाइन कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सिर्फ उतना बड़ा करो, आप अपनी चीजों को वो करो। सो इन दोनों फिल्मों के बाद थ्री इडियट्स, वन ऑफ द फ्रेश फिल्म इंडिया हैज एवर सीन। जिस तरीके से आमिर सर ने, जिस तरीके की कास्टिंग थी, जिस तरीके की उसके अंदर नाम रखे गए, मतलब जो सर्किट, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो लास्ट में दोनों चाबी फेंकते हैं कि वो हम लोग रांचो और नहीं, रांचो नहीं, वो अपने जो डीन होते हैं उनका, हाँ, ओके सर, नहीं, वायरस तो मतलब वायरस की चाबी दे तो दोनों लोग चाबी फेंकते हैं। तो सर वो जो पूरी की पूरी जो कहानी किस तरीके से उसका इंसेप्शन हुआ, बिकॉज दैट इज माय मेन क्वेश्चन कि कहानी का इंसेप्शन कैसे हुआ और वो पूरा प्रोसेस आमिर सर के साथ और राजू सर के साथ कैसा रहा। सो एक्चुअली दैट इज बेस्ड ऑन अ बुक। ओके, स्टार्टेड विद द बुक, फिर वो बुक से एक कहानी लिखना राजू ने और अभिजात ने शुरुआत की। पर जैसे जैसे वो कहानी का अडेप्टेशन स्क्रीन प्ले में होना शुरू हो गया, एक पॉइंट पर बुक साइड में रह गई, वो खाली वो 3 कैरेक्टर रह गए, और उस 3 कैरेक्टर के साथ फिर वो एक अलग तरह से फिल्म को देखना बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि उस दौरान हमने IIM बैंगलोर जाना, कॉलेजेस को विजिट करना, IIT जाना, वहाँ से रियल लाइफ लोगों के इंसिडेंट्स, और राजू का एक अपना IIT में जो हॉस्टल लाइफ था, वहाँ से बहुत सारी उनके खुद के एक्सपीरियंस, खुद के जो किस्से थे, उनको सारा पिरो के वो अलग ही कहानी बन गई। फिर राजू को लगा कि ये और एक वो फुनसुक वांगड़ू वो कैसे बन गया, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आ गई, तो वो सारा फिर अलग ही फिल्म वो बनना शुरू हो गया। और फिर बस एंड किस तरीके से कास्टिंग किया करते थे, बिकॉज अतुल तिवारी जी इज अ गुड फ्रेंड, राइट, एंड वो जो पूरा जो कॉन्वोकेशन का सीन है, राइट, वो, और उसमें उन्होंने बताया कि भाई एक दिन राजू सर का फोन आया कि एक सीन का रोल है, तो उन्होंने बोला यार राजू एक सीन का रोल है, कहते नहीं तू एक सीन का रोल करो। और एक्चुअली में उनका फिल्म का करियर आज तक भी जो उन्होंने काम किया है, वो आज भी श्रेय राजू सर को देते हैं कि वो एक सीन ने मुझे एक्टर की फहरिस्त में लाके खड़ा किया। दैट इज द इम्पोर्टेंट। आई वाज देयर व्हेन दैट कॉल हैपेंड। सो मतलब अब मैं इसको रिलेट करूंगा, मैं वो वाली पैकेजिंग को निकालूंगा और मैं रिलेट करूंगा कि नाउ इट इज जस्टिफाइड कि उन्होंने ये किया था। यस, क्योंकि राजू वाज वेरी चूजी एंड वेरी I can't say difficult, but he knew what he wanted in casting. तो राजू को प्लीज करना बहुत मुश्किल है कास्टिंग के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके से वो उनको मालूम है कि मुझे कैरेक्टर चाहिए। वो कैरेक्टर में कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए कि कान लंबे हो या नाक थोड़ा अलग हो, आंखें थोड़ी अलग हो, थोड़ा बॉडी शेप थोड़ा, तो उनमें कैरेक्टर ढूंढते थे। तो वो पहले तो ह्यूमर वहीं से आ जाता कि आदमी की स्माइल, राजू के लिए स्माइल बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आदमी की स्माइल वार्मथ होनी चाहिए, स्माइल वार्म होनी चाहिए, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट था उनके लिए। तो हम वही ऑडिशन भी करते थे, पहले एक्टर को बोलते थे पहले स्माइल कर तो वो स्माइल देख के फिर हाँ चल अभी आगे ये डायलॉग है, लाइन से अभी कर लो, तो उस तरह से करते। तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था। और फिर कभी कभी लास्ट मिनट तक कास्टिंग नहीं होती थी, अभी कल शूट है, किसको करे क्या करे, तो वो राजू यूज्ड टू बी वेरी वेरी चूजी एंड स्पेसिफिक। तो वो कभी कभी हमारे लिए एडीज टीम के लिए बहुत ही प्रेशर हो जाता था, क्योंकि क्या एक्टर को चूज़ करो, फिर उसके कपड़े बनाओ, तो बहुत लास्ट मिनट बहुत ही भागम दौड़ी होती थी। पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था कभी भी। इसके लिए वो जैसे अतुल जी का जो कास्टिंग हुआ था लास्ट मिनट, वो ही हुआ कि चल ही इज़ द करेक्ट वन, अभी बुला दे उनको, तो बुला लेते हैं, पर कपड़े तो हो ही जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर से जो जर्नी थी आपकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट, एक तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की साइकोलॉजिकल शिफ्ट आपके लिए एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट, और फरारी की सवारी कहानी जो थी, बिकॉज इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म, थैंक यू, एंड किस तरीके से वो, क्योंकि एक बाप का स्ट्रगल और एक बच्चे का एक
कितनी ब्यूटीफुली तरीके से क्राफ्ट किया गया है. सक्सेस कितनी मिली दैट इज अ डिबेट, आई मीन दैट इज फाइन, बट किस तरीके से ये कहानी, आई मीन इट वाज कहाँ से इसका भी इंसेप्शन हुआ और किस तरीके से ये पिक्चर पूरी बंधी आपके लिए एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर? आप अगर फरारी की सवारी की सक्सेस की बात करो तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जी. About 3 months back, my friend who called me after 5 years and he said, अरे तू कहाँ है, कैसा है? बोला ठीक है. तो यार मैं तेरे साथ एक वीडियो कॉल करना चाहता हूँ. मैं बोला ओके. He said somebody wants to meet you. बोला ओके. And then he did a video call and then he said आपका एक फ़ैन है जो आपको मिलना चाहता है. And there was a specially abled child, okay? Wow. He was around 12-year-old. He came on the line. He looked at me. He was in tears. He said, "Sir, Rajesh sir, I love you." I said, "But why?" He said, "I watch Ferrari Ki Sawari every day." Wow. I said, "Okay." I said, "It's been years. Ferrari Ki Sawari has happened." I said, "When it happened, probably you were not born, or maybe you were just born." Right. He said, "Yes, but I watch it every day. Yeah. I love that film and I love you. I watch all your interviews. I see everything that you do." I said, बस यही मेरा सक्सेस है. बिल्कुल बिल्कुल. आज ये अगर 11-12 साल का लड़का आज मुझे वीडियो कॉल करके जो नॉट इवन, आई मीन आई कांट से एबनॉर्मल और नॉट नॉर्मल, बट उसकी एक स्पेशल नीड है, वो बच्चा भी मेरे से अपना, उसकी अपनी स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को क्रॉस करके वो मेरे से कम्युनिकेशन कर रहा है, क्योंकि वो रिलेट कर रहा है वो फिल्म के बच्चे से, वो फिल्म के कहानी से. तो मैं बोला फिर बॉक्स ऑफिस क्या चीज़ है? बिल्कुल बिल्कुल ये देखो. बिल्कुल. तो मैंने उसको प्रॉमिस किया जिस दिन सीक्वल बनेगी उस दिन उस रात को प्रीमियर पे रेड कार्पेट तू मेरे साथ चलेगा. वाह वाह. बोला ये तेरी बर्थडे गिफ्ट है. उस दिन उसका बर्थडे था. एंड हाउ इमोशनल इट इज, बिकॉज यू नो आप बाकी दुनिया में आप कितनी भी चीज़ें करें, चैरिटी करें, कुछ भी करें, बट एक ऐसा मीडियम जो आप डॉक्यूमेंट करते हैं और वो बच्चे के दिल में रह गया है, और वो उसको हर रोज उसको इंस्पायर करती है. सो यू नो सच अ ब्यूटीफुल थॉट एंड सो टचिंग, यू नो दिस इज सो ब्यूटीफुल, बिकॉज इसी दिन के लिए तो क्रिएटर जीता है. एग्जैक्टली. तो मैंने बोला कि यही, मतलब यही करने के लिए आए थे. यही तो मैंने राजकुमार हिरानी से सीखा था कि मेक डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ. तो अगर ये हो रहा है इनके साथ और अभी भी वो ताज़ा है, बोला फिर तो काम हो गया अपना. और क्या करना है? इसी को बोलते हैं फरारी की सवारी. यस, दिस इज व्हाट फरारी की सवारी इज ऑल अबाउट. सो कमिंग बैक टू द सिनेमा, मतलब कमिंग बैक टू फरारी की सवारी, क्या क्रिकेट आपके यू नो कहीं ना कहीं आपके बचपन से के चाइल्डहुड से, या ये कहानी किस तरीके से मटेरियलाइज हुई, बिकॉज इट्स सच एन इमोशनल स्टोरी. मेरा वो कहानी जो बच्चे और बाप के बीच का जो संबंध है, and such an emotional, because we never talk about father and son story. We usually talk about mother and you know उस तरीके से कि भाई, लेकिन वो कितनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड था. सो क्रिकेट ही क्यों चुना गया? दैट इज नंबर 1. एंड नंबर 2, क्या किसी इंसिडेंट ने इंस्पायर किया था आपको इस फिल्म की स्टोरी ड्राफ्ट करने के लिए? यस, एक्चुअली मुझे लगता है हर डायरेक्टर की पहली फिल्म एक बायोग्राफिकल होती है. जी. और कहीं ना कुछ एक अपने सारे एक्सपीरियंस लेके आप अपनी पहली कहानी लिखते हो. बिल्कुल. तो मेरा भी वही हो गया. तो ये जो इंसिडेंट था वो ड्यूरिंग एडवर्टाइजिंग, जब मैं फिल्में बनाता था तभी एक प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वैसे एक गाड़ी चाहिए थी, फरारी चाहिए थी. तो वो कहीं मिल नहीं रही थी, और तभी बॉम्बे में 2 ही फरारी थी, एक सचिन तेंदुलकर के पास और एक भूषण कुमार के पास. 2 ही फरारी थी. तो मेरा कोई एक्सेस ही नहीं था. मतलब वैसे सचिन से एक्सेस था, पर सचिन तेंदुलकर होने के बाद नहीं था, क्योंकि सचिन का मेरा एसोसिएशन ऐसा है, मैं कीर्ति कॉलेज में दादर में था, तो हमारे कॉलेज में सचिन के पिताजी मराठी सिखाते थे, तेंदुलकर सर. तो हम तेंदुलकर सर को जानते थे. फिर मैं हॉस्टल में रहता था, और हॉस्टल में मेस नहीं थी, तो हम लोग खाना खाने सामने एक चॉल थी, वहाँ जाते थे. तो उस चॉल में एक फैमिली थी, उनका बेटा शारदाश्रम में था, वो क्रिकेट खेलता था.
वो और सचिन क्लासमेट थे, तो सचिन रोज रात को उधर रहता था। अच्छा। तो एक छोटा बच्चा, हम खाना खा रहे, सब नीचे बैठे हुए हॉस्टल के बच्चे, और वो छोटा सा सचिन आके हमारे साथ बैठता था। हाँ। बड़ा शाय सा लड़का था। हाँ। मैं सचिन को तब से जानता हूँ। वाह। ओके, कि एक शारदाश्रम में एक छोटा लड़का खेलता है, बहुत अच्छी तरह से खेलता। फिर सचिन बड़ा हो गया और वो जो फैमिली का में जो उनका लड़का था वो उसका कुछ नहीं हुआ, वो उधर ही रह गया जी। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कितने, मतलब इतने लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं, 11 या 14 सिलेक्ट होते हैं हु मेक इट दैट टाइम। अभी तो मतलब एवेन्यूज बहुत सारे आ गए आज के 2025 में। तो मुझे लगा उनका क्या होता होगा, पीपल हु नॉट मेड इट, करेक्ट। उनका क्या है, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, 4 बजे उठ के सब जाते हैं। जी। और मैं शिवाजी पार्क में जब घूमने जाता था तो मैं देखता था हर बाप अपने बेटे को स्कूटर पे, लूना पे, बाइक पे, कार में सुबह उठ के लेके आता था। माएँ आती थी, वो शाम को आती थी। मतलब वो कितना फैमिली के लिए कितना हार्डवर्क होता है वो करने के लिए। तो वो सारा कहीं पे मैनिफेस्ट हो रहा था मेरे दिमाग में। और जब मैं एडवर्टाइजिंग फिल्म कर रहा था तभी वो फरारी की जब रिक्वायरमेंट थी, तो मैं तभी डबिंग कर रहा था मुन्ना भाई की आनंद में, पाली हिल में। तभी मुझे किसी ने बताया कि एक वहाँ पे फरारी है। तो वो जो मैंने देखी थी वो लाल गाड़ी वहाँ पे, तो मुझे वो मिल नहीं रही थी, पर मुझे दिमाग में आया कि इसको मैं चुरा लूँ एक दिन के लिए, फिर वो वापस रख दूंगा, बस मेरा काम हो जाए। वो मेरे दिमाग में रह गया। जी 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 जी। तो फिर एक दिन ऐसे ही हम लोग ट्रैवल करते हुए मैंने राजू को बताया कि राजू बोला, अरे स्क्रिप्ट लिख, तू लिखता नहीं है। बोला हाँ यार, कुछ कहानी आ नहीं रही है, तो मैं क्या लिखूँ स्क्रिप्ट। तो मैंने सुना है कि ऐसा एक आइडिया है कि अगर एक बंदा ऐसा है जो ऑनेस्ट बंदा है, उसको कुछ रिक्वायरमेंट आती है फरारी की, और फिर वो फरारी एक दिन के लिए चुराता है। हाँ। फिर उसकी स्ट्रगल चुराने की नहीं है, वापस रखने की है। हाँ। राजू बोला ये फिल्म है, ये लिख। वाह। अच्छा, तो मैं एक्साइट हो गया, तो मैंने लिखना शुरू किया। और उस दौरान विनोद जी का बेटा अग्नि, जो अभी क्रिकेटर है, जी जी जी। तो वो भी छोटा था, वो भी क्रिकेट खेलता था। जी। तो वहाँ से आ गया कि अगर ये आदमी को छोटा बच्चा हो और वो क्रिकेट खेलता हो और उसके लिए वो बाप बेटे के लिए कुछ करना चाहता है, वहाँ से फिर वो धीरे 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 कहानी अनफोल्ड होना शुरू हो गया, फिर वो पेपर पे आ गई। तो वैसे वो रियल सराउंडिंग से एलिमेंट्स लेके वो पिरोई गई है कहानी, फिर वो बन गई फरारी की सवारी। कास्टिंग किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग में, बिकॉज कहानी बनने में थोड़ा टाइम लगा होगा। यस। देन उसके बाद हाउ कम यू डिसाइडेड शर्मन जोशी एंड दैट किड, राइट। किस तरीके से उसकी एक्चुअली ये स्क्रिप्ट बनी थी 3 इडियट से पहले जी। और तभी विनोद जी ने मुझे पूछा तुझे कौन चाहिए इसके लिए। मैंने बोला आमिर खान। तो मुझे तो पागल हो गया, तेरी पहली फिल्म है और तेरे को आमिर खान चाहिए, अपने आप को क्या समझता है। तो वो मेरे गुरु है। तो उनका हक है डांटने का। तो मैं बोला नहीं सर। तो बट मुझे डांटा। फिर एक दिन मुझे फ़ोन, कहाँ जा रहा है? बोला घर जा रहा हूँ। वापस आ जा, आमिर आ रहा है, उसको कहानी सुना दे। मैं बोला सर आपने उनको बुलाया? तो बोले हाँ बुलाया, तेरे को चाहिए ना आमिर खान? तो आ गए। तो मैंने आमिर खान को कहानी सुनाने के लिए बुलाया। तभी राजू भी आया था और तभी फिर वो राजू की भी स्क्रिप्ट साइमल्टेनियसली चल रही थी और फिर आमिर ने 3 इडियट्स की भी कहानी सुनी और फिर बोले यहाँ से शुरू कर देते हैं। हाँ। तो वो 3 इडियट्स से शुरू हो गई। फिर उसमें शर्मन था, फिर वो आमिर किस वजह से वो कर नहीं पाए, फिर वो कौन करेगा। फिर वो विनोद ने कहा कि आप शर्मन को ले लो। तो फिर वो मुझे वो दिख नहीं रहा था क्योंकि इतने 3 साल तक जब 3 इडियट बन रही थी मैं आमिर खान को सोच के ही कहानी लिख रहा था। फिर वो शर्मन को कैसे फिट किया जाए। तो शर्मन बोला तू टेंशन मत ले, तेरे को जितने ऑडिशन चाहिए मेरे से ऑडिशन ले ले और जब तुझे लगेगा कि ये तेरा रुस्तम लग रहा है तब तू हाँ बोल दे। और उतना स्पेस मुझे विनोद जी ने भी दे दिया। करेक्ट। कि जब तू रेडी होगा, क्योंकि तू डायरेक्ट करने वाला है, सेट पे तू है, मैं नहीं हूँ। मैं तो तेरे साथ बैठ के तेरे को कहानी में हेल्प करके आगे लेके जाऊंगा। सेट पे तो शॉर्ट्स तू बोलने वाला है, परफॉर्मेंस तू निकालेगा, तो तू कन्विंस होना चाहिए। फिर शर्मन ने बहुत सारे ऑडिशन, मतलब मैंने 38 ऑडिशंस किए उसके शर्मन के। अच्छा। हाँ, वेट पुट ऑन किया, कम किया, बाल बढ़ाए, मुच्छे लगाए, ये किया, वो बहुत कुछ किया। बहुत सारे सीन छोटे छोटे लिखे गए। फिर वो सारे सीन वो करता था। कभी वो नेवर शोड मी कि तू मेरे पर प्रेशर डाल रहा है या ज़्यादा ही करा है मेरे से। जो चाहिए था वो शर्मन ने किया। फिर मुझे एक पॉइंट पे लगा कि यार
अब ये लग रहा है रूसी लग रहा है, ये कायो का बाप लग रहा है। तो फिर मैंने विनोद जी को बोला सर लेट्स गो, और फिर शुरू हो गई वहाँ से। तो दैट वाज अ जर्नी। ब्यूटीफुल। एंड इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा बैक जाता हूँ तो शायद आमिर सर अगर पहले सुनते फरारी की सवारी तो आई एम श्योर कि वो करते जरूर। क्योंकि बिकॉज प्रसन्ना ऑल्सो केम यू नो इन द इंटरव्यू जिन्होंने सितारे ज़मीन पे बनाई है। ओके। सो यू नो ही वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, और उन्होंने भी आमिर सर को पहली बार स्टोरी सुनाई। एंड खास करके वो बच्चों के एलिमेंट्स आमिर सर को इतने पसंद आते हैं ना, यू नो जिस तरीके से आप उनकी फिल्मोग्राफी देखेंगे ना तो शायद आप देखिए दंगल फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, एंड किस तरीके से उन्होंने प्रसन्ना जी के साथ काम किया। आई एम श्योर, बट सबकी अपनी कहानी होती है। यस यस। एंड फरारी की सवारी की भी अपनी कहानी है। बट कोई ऐसा सीन, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग था, बोमन ईरानी एंड शर्मन इज अ फाइन एक्टर। एब्सोल्युटली। यू नो जिस तरीके का काम उन्होंने उनकी लाइफ में किया है, बिकॉज यू नो उस तरीके की इतने बड़े बड़े काम होने के बाद भी जो सक्सेस जो किसी इंसान को, सबकी किस्मत होती है अपनी अपनी, बट आई फाइंड हिम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। एंड बोमन ईरानी ऑब्वियसली, आई मीन बोमन ईरानी तो बोमन ईरानी है। सो वो जो कास्ट जो हुए, और ऐसा कोई भी फरारी की सवारी में ऐसा कोई इमोशनल या टेक्निकल ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसा सीन जो आपको लगता है कि यू नो इट वाज नीडेड टू टेल टू ऑडियंस लाइक अस, प्रोसेस में, अगर कोई प्रोसेस में ऐसा कोई आपको लगा हो, क्योंकि आपने बताया फरारी इकट्ठा करने वाला जो है वो अपने आप में वो है, बट यू नो शूटिंग के समय कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रहा हो? शूटिंग के समय मतलब every day is interesting. So it was quite easy. Challenging. No, it wasn't easy. Yeah. क्योंकि जब हम ये कोलीवाड़ा में शूट कर रहे थे, यू नो, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग यही रहा फरारी को लाना जी। क्योंकि जब हमको, तो हमारे फिल्म की सबसे एक्सपेंसिव प्रॉप थी फरारी जी। तो वही कुछ 2-2.5 करोड़ की वही गाड़ी थी, यू नो, फरारी गाड़ी। तो पहले तो विनोद जी ने कहा कि अच्छा तो गाड़ी क्या करें, तो हमने बोला हम फरारी को अप्रोच करते हैं, उनसे अगर हमको गाड़ी मिलती है तो हम ले लेंगे उनसे। तो हमने अप्रोच भी किया, उन्होंने गाड़ी देने के लिए राज़ी भी हो गए, पर मैं अटक गया कि मुझे ओरिजिनल सचिन की फरारी चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब देखो ना कितनी अकड़, देखो पहले फर्स्ट टाइम डायरेक्टर की, मतलब बनिया आदमी ऐसे बात नहीं करता। अब आपके अंदर वो आ गया कि भाई चाहिए तो सचिन की चाहिए। हाँ, वही चाहिए। तो विनोद जी ने बोला अरे यार तेरे को फरारी चाहिए ना तो ले ले। तो बोला नहीं सर, जो बात उसमें है ना, क्योंकि उसमें क्या है, वो जो उसका जो नॉब है, जो नॉब के बाजू में फरारी ने वो गणपति का इनग्रेव किया हुआ है। मैं बोला वो सर मुझे चाहिए, जब मैं उसका शॉट लूंगा तो वो नहीं मिलेगा, तो और किसी की मैं फरारी लूंगा तो वो करने नहीं देंगे। मतलब संजय दत्त ऑफर्ड मी हिज फरारी, ही सेड यू टेक माय कार। तो हम लोग एक बार ट्रायल के लिए भी गए, मतलब संजय दत्त डिसाइडेड कि मैं शर्मन को और बमन को मैं ट्रेनिंग देता हूँ फरारी सिखाने की। तो उनके शाम को रात को उनके घर पे जाते थे। अच्छा। तो वो शर्मन को ट्रेनिंग देता था कि कैसे एक्सीलरेटर पे क्या करना चाहिए, कितना पावर होता है, क्या, तो वो सारा देता था। फिर वो संजय दत्त हमको, मुझे कहता अरे मापूस ले ले, मतलब ही कॉल में मापूस, तो बोला ले ले मेरी गाड़ी। बोला नहीं बाबा आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो विनोद जी बोले तू क्या पागल है यार, ये कौन से देते हैं? हाँ ये क्या है तेरा? नहीं सर वही चाहिए। तो फिर वो हमने जब कहानी सचिन को सुनाई थी तो सचिन ने कहा था हाँ मिलेगी आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी मिलेगी आपको। पर जब तक हमने सचिन को वो कहानी सुनाई थी और जो प्रोडक्शन शुरू हो गया उसके दौरान सचिन ने गाड़ी बेच दी थी और वो गाड़ी थी नहीं। अच्छा। तो विनोद बोले अभी चलो तो गाड़ी है नहीं, गाड़ी बेच दी। गाड़ी तो वो सूरत चली गई है, सूरत में किसी ने बेच दी है। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, तो उनके पास चले जाते हैं सूरत में। बोले कहाँ सूरत में जाएगा उसके पास? बोला नहीं, तो मेरा दोस्त था ईपी बेमल ओबरा, तो उसने, मैंने बोला भाई चल कांटेक्ट कर ले सूरत में। तो हमने सूरत में उनके साथ कांटेक्ट कर लिया, और फिर वो जो सूरत में जिनके पास गाड़ी थी, तो उन्होंने गाड़ी क्यों खरीदी थी, एक तो सचिन की गाड़ी थी, दैट इज़ वन। सेकेंड, उनके बेटी को सचिन बहुत पसंद है, छोटी सी थी, और वो उस फरारी में बैठ के रोज रात को जाके आइसक्रीम खाते थे। वाह। तो बोले मैं देता था, पर मेरा ना बेटी का प्रॉब्लम होगा कि वो उसको आइसक्रीम खाना है रोज रात को। तो हमने बोला ओके आपकी यही प्रॉब्लम है ना। तो फरारी ने हमको मॉडेना दी थी कंपनी ने, हम बोले हाँ आपको हम वो गाड़ी देते हैं, उसमें आइसक्रीम खिलाओ। हाँ हम आप हमको ये गाड़ी दे दो।
तो बोले नहीं नहीं उसको वही गाड़ी चाहिए। मैं बोला अरे यार बेटी आपसे भी ज्यादा जिद्दी थी। फिर वो आई थिंक समहाउ ही कन्विंस्ड अस, तो उन्होंने बताया किस टाइम के लिए क्या चाहिए। ही वाज वेरी काइंड इनफ। लेकिन आयरनी तो फिर बच्चे के लिए गाड़ी ला रहे थे आप, हाँ, और एक बच्ची छोड़ नहीं रही थी। मतलब ये भी एक फिल्म है अपने आप में। अपने आप में। तो फिर वो फाइनली मेरे को आज भी याद है कि उनका फ़ोन आ गया अनिल भाई का कि भाई तेरी गाड़ी लोड हो गई प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो सूरत से गाड़ी आ गई। फिर वो गाड़ी 6 महीना मेरे पास थी वो गाड़ी। और वो गाड़ी हमेशा, जब हम लोग मोस्टली टाउन में ही शूट करते थे, तो वो गाड़ी हमेशा एंटिला में पार्क रहती थी। अच्छा। और एंटिला से गाड़ी आती थी। और वहाँ पे हमारा गाड़ी के लिए एक F1 का ड्राइवर था। तो वो मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव क्रू मेंबर ऑन द क्रू था, जो सिर्फ गाड़ी का ध्यान रखता था। मतलब आई वाज सो फसी अबाउट दैट कार कि इस गाड़ी को कोई टच ना करे, उसके बाजू में कोई बैठे ना। इवन जब गाड़ी रोड पे रहती थी तो पूरा सारे बॉडीगार्ड गाड़ी के, क्योंकि सचिन की गाड़ी थी, मुझे लगा ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस आदमी ने मेरे भरोसे गाड़ी दी है, ओके, उनको ऐसी ही गाड़ी मुझे वापस देनी है। तो 6 महीना मतलब मैं खुद कभी गाड़ी में नहीं बैठा। अच्छा। क्योंकि अगर मैं नहीं बैठूंगा तो मेरा कोई क्रू मेंबर नहीं बैठेगा। अच्छा। तो सिर्फ बमन, ऋत्विक और शर्मन, ये 3 लोग ही गाड़ी में बैठते थे, और कोई गाड़ी में नहीं बैठता था। उसकी कोई रिगिंग नहीं, कुछ नहीं। यू नो, इस तरह से वो, तो वही सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस तरह से वो गाड़ी आई, 6 महीना हमारे साथ रही, और फिर उसको ठीक तरह से वो, और उस गाड़ी से पहले भी बवाल था, उस गाड़ी के आने से बहुत सारा। तो गाड़ी में सिर्फ आने के बाद बवाल नहीं था। yes, एंड यू नो सचिन जैसे आइकॉनिक, यू नो दी, मतलब शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया में अगर 2 लोग हैं जिनके बारे में आप कस्में खा सकते हो, तो अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर ही हैं। Absolutely. यही 2 लोग हैं। Absolutely. यू नो, उसके बाद एक फिल्म, इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म, यू गॉट वेंटिलेटर, राइट, या जिसके लिए यू नो नेशनल अवार्ड भी मिला। एंड यू नो यू हैव, वो एक होता है ना कि सर्कल होता है जहाँ पे वो बचपन का लड़का जिसने कभी देखा नहीं था, और वो सडनली एडवर्टाइजिंग से फिल्मों में आता है, और फिल्मों के बाद नेशनल अवार्ड, इट्स अपने आप में बहुत बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है। यू नो बहुत। सो वेंटिलेटर का आइडिया का इंसेप्शन कहाँ से आया, और क्या कहीं ना कहीं ओतप्रोत था अपने आसपास की लाइफ से? क्योंकि ऐसा ही होता है, बिकॉज आप जब पहली फिल्म बनाते हैं और अच्छी बनाते हैं, देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स, यू नो, कि पहला तो ठीक है रन लिया, अभी दूसरा जो है वो क्या होगा। तो वेंटिलेटर की कहानी, या वो भी आई थिंक इवन माई सेकेंड फिल्म वॉज अ बायोग्राफिकल फिल्म, क्योंकि मैं कहता हूँ अगर फरारी की सवारी स्क्रिप्ट लिखने में मुझे 3 साल लगे, वेंटिलेटर की स्क्रिप्ट लिखने में मुझे 48 ईयर्स लगे। इसलिए कहूँगा क्योंकि वो जो पूरे किरदार है वो मैंने मेरे फैमिली में कहीं ना कहीं देखे हुए, मैंने उनको देखते हुए आता हूँ। तो जब मैं वो स्क्रिप्ट लिखने लगा, तो वो मेरे इतने सालों का जो मेरे फैमिली को लेके, हमारी जॉइंट फैमिली थी, उसको लेके जो पूरा एक्सपीरियंस था, वो कहीं सारा वो स्क्रिप्ट में आ गया। यू नो, सो आई न्यू एवरी कैरेक्टर, आई न्यू एवरी सिचुएशन, एंड वो जो सिचुएशन थी वो मेरे लाइफ में आई थी कि 2 साल पहले मेरे अंकल वेंटिलेटर पे थे, गणपति का सीज़न शुरू हुआ था, और सबका टेंशन यही था कि अंकल का क्या होगा और फिर गणपति का क्या होगा। तो तभी मुझे लगा, वो हॉस्पिटल के लॉबी में ही मुझे लगा क्या कहानी है, ये कहानी मुझे बोलनी है कि क्या कर रही है मेरी फैमिली। तो फिर मतलब बाद में कहते ये सटायर है, ये है, तो उसका कोई एनालिसिस बाद में होता है। बराबर। फिर मुझे लगा कि ये कहानी मुझे लिखनी है और ये कहानी मुझे बतानी है। और वो बस जैसे ही मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, my CA, we have a common CA between Priyanka Chopra's company and myself, and he said Priyanka wants to start a company, and she's looking for first film, regional film to kick off the company, and that's where I went and met Dr. Madhu Chopra, and मैंने सिर्फ कहानी बताई, उनके बोले we are doing this। फिर प्रियंका को फोन पे उन्होंने बात कराई मेरे से, तो स्क्रिप्ट भी देखा ही नहीं, उन्होंने खाली कहानी सुनी, बोले वी आर डूइंग दिस फिल्म। 1 पेजर पे ही शुरू हो गई हमारी पिक्चर। सो मेनी कैरेक्टर्स, या सो मेनी, मतलब ओवर 116 कैरेक्टर्स। यस, या
सो मैं इसकी कास्टिंग के बारे में क्या प्रोसेस पूछूं? अभी इसकी कास्टिंग कहाँ से लाऊं? बिकॉज एक एक आदमी अगर इतना प्रिसाइज है तो वो एक एक इंसान की कास्टिंग। दैट क्रेडिट गोज टू माय ब्रदर अच्छा। रोहन मापुस्कर, जिसकी अभी एक फिल्म अप्रैल में 99 जो अभी अमेजोन पे चल रही है, तो ही वॉज अ कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म। एंड जैसे मैं लिखता था वो कास्टिंग का प्रोसेस का शुरू ही था, वो मुझे ये देखो ये देखो ये देखो, तो लिखते लिखते ही वो कास्टिंग शुरू हो गई थी हमारी। और बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स भी थे, राइट। और कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल अलग था। Yeah. तो उसको उस पर्टिकुलर यू नो कैरेक्टराइजेशन को बैलेंस करना कितना मुश्किल था एज अ फिल्म मेकर? मुश्किल तभी लगा नहीं मुझे क्योंकि वो आप मुश्किल करते हो, आप मुश्किल लगता नहीं है, मतलब आप मुश्किल कर देते हो कि भैया ऐसा है कि फरारी चाहिए, अभी क्यों चाहिए, बस यही चाहिए। हाँ शायद या इसके लिए शायद वो हमको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला नहीं रियल हॉस्पिटल ही चाहिए, वो कोई मुझे सेट मत, क्यों सेट तो लगा ही नहीं सकते। तो हमने रियल हॉस्पिटल में शूट किया, 15 दिन हम हॉस्पिटल में शूट किए लॉबी में। तो हमको हॉस्पिटल ने बताया कि आप किसी भी मरीज को नहीं रोकोगे, फैमिली मेम्बर को नहीं रोकोगे। तो हमने बोला एग्रीड। तो आप देखोगे तुम वो पीछे बैकग्राउंड में तो कंटिन्यूटी मैच ही नहीं होगी, पर वहाँ ध्यान नहीं जाता क्योंकि फोरग्राउंड में तो इतना सब कुछ ड्रामा चल रहा है। तो वो शूट करते करते हमारे बैकग्राउंड वाले मतलब रियल लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो चल ही रहा है। तो वो मुश्किल ही था मतलब, मतलब क्योंकि वो मैं मॉनिटर पे देखता था, वो मेरी नज़र एक यहाँ रहती थी कि एक प्रेग्नेंट वूमेन जा रही है, नीचे केबल है जिसको टेपिंग किया, मुझे डर लग रहा है कहीं कहीं वो गिर ना जाए, कहीं कुछ किसी को हो ना जाए, यू नो। और जब मैं शूट भी करता था तो बहुत सारे जो वेटिंग फैमिली मेम्बर्स रहते हैं जिनका पेशेंट ऊपर है, वो आके मेरे से बात करते थे। मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ और वो कहीं लेडी आ रही है मेरे से बात कर रही है, बेटा तू क्या कर रहा है, ये तू क्या देख रहा है, ये तू इधर बैठ के टीवी क्यों देख रहा है? बोला माँ जी टीवी नहीं देख रहा हूँ मेरा शूटिंग चल रहा है। अच्छा तेरा शूटिंग चल रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इतनी सारी लाइट क्यों लगा है, लाइट बत्ती तो है यहाँ पे। फिर उसके बाद आफ्टर 2-3 days शी स्टार्टेड गेटिंग लंच फॉर मी। तो बोले तू कितना भागता है, मेहनत करता है, बोलता है, ये करता है, तू खाता नहीं है, मैंने तो खाते वक्त नहीं देखा, तू अभी खा। बोले यार अब मैं शूटिंग चल रही है, अभी मेरा लंच टाइम हुआ नहीं। नहीं इसके लिए तो कह रहे तू लंच टाइम लेता नहीं, तू खा। उसने मुझे खिलाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो एसोसिएशन शुरू हो गया। मतलब वो दैट जर्नी वाज अमेजिंग। तो हर पेशेंट के बारे में मैं जानता था, किसका पेशेंट किधर है, क्या है, किसको डिस्चार्ज मिल रहा है। तो इट वाज अ wonderful experience making and 3 national award मिले उससे। हाँ जी सर, including a best director। yeah director। So how was you feeling? yeah देखो अभी हम लोग यार नहीं विनीत वो तो क्या मैं बनिया हूँ, यहाँ पे तो बनिया नहीं चलेगा, नहीं यहाँ पे उसका एसोसिएशन अलग है जी। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं सीए बनूं, क्योंकि मेरा एक कजिन था वो सीए बन के उसको प्राइम मिनिस्टर के हाथ से सिल्वर मेडल मिला था। और वो हमेशा मुझे कहते थे तेरे को ये सिल्वर मेडल मुझे भी चाहिए। मैं बोला अपने से तो होना है नहीं, ये तो होगा नहीं। ओके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला था, आप कंप्लीट ऐश वाले थे, सीए तो दोनों थे। और जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला जी, तो फिर मैंने पापा को जाके बताया मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मुझे गोल्ड मिला है और मुझे प्रेसिडेंट के हाथ से मिलने वाला है। तो वो इतने खुश हो गए क्योंकि आई थिंक दैट वाज अ राउंडिंग ऑफ कि nothing beats it। yeah he saw that and he was like उससे ज्यादा ब्यूटीफुल कुछ है नहीं कि वो आपके फादर मतलब आपके फादर सिर्फ आपकी सक्सेस देख लें, यू नो। एंड सक्सेस में इस तरीके की सक्सेस तो बिकॉज बाकी कमर्शियल सक्सेस तो बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं, बट a national award is a national award because you know there is nothing bigger than that। so I thought unknowingly I made him happy। मतलब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं नेशनल अवार्ड लेके मैं पिताजी को दिखाऊंगा। होता है ना कि मुझे नेशनल, ऐसा था नहीं। मतलब अच्छा लगता है अवार्ड, तो किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो वो मिला तो मैं बोला यार ये मैंने सर्कल कंप्लीट कर दिया और आपने बढ़ा दिया। उसके बाद इंटेंशनली आपने फादर को सरप्राइज दिया, राइट। और अनइंटेंशनली या इंटेंशनली बेटा कास्ट कैसे हुआ? सर्कल पूरा हुआ है विद दादा, आप बेटा भी आया फिल्म में। यस yes। वो जो प्रोफेशनल डिसीजन था या इट वाज इन योर हेड पर्सनल वो था कि भाई बेटा इसमें होना चाहिए? एक्चुअली मेरे दोनों बेटे उसमें हैं जी, बड़ा भी है छोटा भी है जी। तो जब मैं लिख रहा था तब मुझे लगा कि ये कैरेक्टर कौन करेगा। तो मुझे लगा कि वो मेरा छोटा बेटा जो है
वो इंग्लिश मीडियम में ओबरॉय में पढ़ता था, थोड़ी उसकी मराठी भी कच्ची थी। तो मुझे लगा कि यार ये सही बंदा है, मतलब इसके लिए। तो जो मैं लिख रहा तभी मेरे ध्यान में आ गया दैट वन कास्टिंग, आई न्यू कि मैं इसको कास्ट करूँगा। तो और मैंने उसको डायलॉग दिया और मैंने पढ़ने को बोला, तो जिस तरह से पढ़ रहा था मला आ गया यही कास्टिंग है। तो वो ये पक्का था कि इसको मराठी में बनाना है। हाँ, वो पक्का था। वो मुझे बहुत सारे हिंदी के उसके ऑफर भी आ गए कि आप इसको हिंदी, क्योंकि मेरे पहली रीमेक हिंदी करने के बाद आप सेकंड फिल्म मराठी में बना रहे हो, अभी तो आप एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए, आप नीचे आ रहे हो जी। मैं बोला ऊपर नीचे क्या होता है, मतलब हर फिल्म की एक लैंग्वेज होती है। तो मुझे लगता है ये वेंटिलेटर की लैंग्वेज ही मराठी है। जिस तरह के उसके वर्ड्स है, जिस तरह से वो वर्ड्स का जो सिग्निफिकेंस है वो हिंदी में मैं नहीं ला सकता। एक तो मैं हिंदी भाषिक हूँ नहीं, मैं मराठी भाषिक हूँ, तो वो हिंदी में मैं इसको अडेप्ट कर सकता था, फिर उसमें मेरा सोल नहीं आता था। बराबर, मेरा सोल तो मराठी में आ सकता है, यू नो। और हर एक फिल्म की आत्मा होती है, और इसकी जो लेगेसी और आत्मा वो थी। करेक्ट। तो मुझे लगा नहीं, मुझे मराठी में ही करनी है। फिर मतलब आई वाज फॉर्चुनेट कि somebody like प्रियंका चोपड़ा stood by me and said कि you make the film, I will support this film, and I could make it, and then it reached to the, and also Mr. Gowarikar came on board and he acted after 18 years. So suddenly वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट नोन हो गया, वो पहुंच गया, उसकी रीच बढ़ गई, यू नो। सो आई वाज फॉर्चुनेट कि इतने सारे बड़े बड़े लोग आ गए, जुड़ गए, और उसको अच्छी तरह से पुश मिल गया उस प्रोजेक्ट को। सो कॉमर्स एंड बिजनेस, राइटिंग आपने की, डायरेक्ट आपने किया, प्रोड्यूस भी आपने की। हाँ जी। सो ये तीनों के तीनों में किस तरीके से आपने एक तीनों रोल्स को कैसे निभाया? एक साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सी बिकॉज आई डन प्रोडक्शन फॉर 15 years, तो वो एक एक्सपर्टी थी जो एक, जैसे आप अभी पॉडकास्ट करो तो सवाल पूछना तो एक आपका इंटरनलाइज ही होगा ना, आप तो ऐसे सवाल निकाल सकते हो, आपको कोई है भी नहीं तो आप भी निकाल सकते हो ना। तो वो धीरे धीरे हो जाता है, मतलब पहले तो वो मेरे लिए इजी था, प्रोडक्शन इजी था, तो वो मुझे टेंशन नहीं थी। क्योंकि आज भी मैं खड़ा रहता हूँ सेट पे तो मुझे मालूम है कि कितना टाइम लगने वाला है, कहाँ से क्या आने वाला है, अगर ये नहीं आता है तो कितने टाइम में मैं कौन सा शॉट ले सकता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरा पानी का टैंकर खत्म हो गया तो अब वो कहाँ से आएगा, अच्छा जोगेश्वर से आ रहे हैं 2 घंटा, तो फट मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वो मुझे बहुत काम में आ गया। एंड बिकॉज आई रिटन द स्क्रिप्ट, तो एवरी वर्ड एवरी लाइन आई न्यू कि वो हर कैरेक्टर से मुझे क्या चाहिए, और हर कैरेक्टर मैंने मेरे घर में देखा था। तो मैंने मेरे जो देखे हुए कैरेक्टर थे उनको कहीं एक मिक्स करके अलग बनाया था, पर उसका एक बेसिक टेक्सचर, बेसिक उनकी जो कैरेक्टर का सोल था मुझे पता था, तो मैं पकड़ पाया उसको फटाक से। तो मेरे लिए चीज़ें इजी हो गई एज ए डायरेक्टर, तो कभी मुझे प्रेशर नहीं लगा, क्योंकि आई वॉज वेरी काम विद इन वाइल मेकिंग दैट फिल्म, बिकॉज आई न्यू दैट फिल्म कि वेयर इट इज़ गोइंग। आई डिडंट नो द सक्सेस, आई डिडंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिसीव इट, बट वो स्टोरी कैसे बतानी है वो मुझे पता था, उसका अल्टीमेटली क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने बना दी, तो कहीं पे वो एक सोल आ गया उसमें जो मैं कहना चाहता था वो फिल्म में। और जैसा आपने बोला ना, आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, बट यू नो आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर फिल्म्स। क्वेश्चन पूछना बहुत लोग बहुत बार क्वेश्चन करते हैं, बट आई लव सिनेमा दैट पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग देयर एल्डर्स। इसी के लिए कहीं ना कहीं ये सिनेमा का जो लेगेसी है वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, जो कि मिटेगी नहीं। ऐसे बहुत बार मौके आते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिनेमा कम्स बैक अपने उसमें। बट टीम वर्क, एक कलेक्टिव आर्ट जो आपने बोला, उसमें टीम कोलैबोरेशन यू नो कितना ज़रूरी होता है, और क्या कोई भी टीम में अगर कोई भी वीक एरिया है वो सिनेमा को इफेक्ट करता है तीनों डिपार्टमेंट में? Of course, it is a collective art, it is a collective effort. सिंगुलरली कोई पिक्चर बना ही नहीं सकता, यू नो। मतलब अभी इवॉल्व हो गया कि आप AI पे शायद बनाओगे पिक्चर, पर वो तो नहीं, वो इमोशन, वो तो वो अभी those are all questions, अभी रिजॉल्व नहीं हुए क्वेश्चन, बट नहीं, पर वो जो एक मज़ा है, आप कहानी लिखते हो, आप किसी को बताते हो, फिर वो उसके बारे में हंसता रोता या उसको हेट करता है, अच्छा लगता है, फिर वो आप अपने टीम को बताते हो, फिर वो अपना सोल लेके आते हैं। फिर वो एक कलेक्टिव सोल सारे हो जाते हैं, यू नो।
और हर कोई एक अपनी तरह से उसको टेक्सचरिंग देना अपनी तरह से शुरू कर देता है और जो बनता है यू नो दैट इज द मैजिक। वो जो एक टीम वर्क का मैजिक है ना, तो आई बिलीव कंप्लीटली इन दैट एंड आई एम कंप्लीटली आई एम अ टीम पर्सन, यू नो आई लाइक all my team members to be equal with me. I like their contribution. I like to see what they are saying, what they want to say. So I'm always curious कि आप क्या लाओगे, उसमें क्या लाओगे, कि आपको क्या लगता है ये इसमें क्या होना चाहिए. तो that is personally very important for me. You know, also the drum director, they knew. So they don't know, they don't want any contribution. तो मेरे को बताया था ग्लास रख, तू चल के चला जा, बाकी मैं देख लेता हूँ. But I want to say कि why you chose that glass? Correct. What is that great about that? Then you have your reasoning. I said, oh, I never thought of this. Right. Okay, nice. I like it. You know, क्योंकि मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैं एक आदमी इतना सोच ही नहीं सकता. इसके लिए when I write also, I throw that character to my actors. कि तू बोल अभी क्या करेगा? And they come up with things. And then I say, yeah, nice. Because I didn't think of this skin of my actor in terms of character skin, not the physical skin. कि ये मैंने सोचा नहीं था, तो ये कमाल है. तो वो जब हर कोई अपना एक एक मोती डालना शुरू कर देता है, फिर वो जो माला बनती है, आई थिंक आई बिलीव कंप्लीटली इन दैट एंड दैट्स हाउ द सिनेमा शुड बी मेड, not on the computer or just sitting there and making. How OTT is affecting the Indian cinema? That is my question to you. Why? Because you know, एक इतिहास है 30-35 सालों का, जहाँ पे एडवर्टाइजिंग का उत्थान भी आपने देखा, राइट, एडवर्टाइजमेंट का पीक आपने देखा, राइट, देन टीवी का पीक भी आपने देखा, यू नो, आपने सिनेमा तो सिनेमा है, ओटीटी का भी सो कॉल्ड पीक हम अभी देख रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो मीडियम्स अलग अलग जो हो गए हैं, उसने सिनेमा को, खास करके सिनेमा जो जिस तरीके का सिनेमा बनता था, उसको किस तरीके से इफेक्ट किया है? इफ यू थिंक दैट इज देयर एनी हायरार्की अगर कुछ बन गई है, तो आपको क्या लगता है? OTT या जो डिजिटल वर्ल्ड अभी आ रहा है, दैट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एनीवन. You don't have to be a filmmaker. You can be anybody, and you want to express, you want to tell a story, you can tell a story. You know, so I think OTT, the way I look at personally, is an opportunity. It's not something that's coming in your way of storytelling, or it is taken away the joy of cinema. Yes, when you see cinema in the cinema hall and you laugh together, cry together, वो choice तो है ही अपने पास. But also you have power in your hand. You sit in your drawing hall, you look at all the narrative that has been told in various form. You have access to not only Indian cinema, but world cinema has opened up for you, and it tells you stories about world. So I think it's a great time. मुझे लगता है it's a great time for Indian cinema or any cinema. Correct. For that matter. Correct. लेकिन क्या होता था कि you know, if you see the study 20-30 years back कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता था, एक यू नो जिस तरीके से आपको भी बैकिंग मिली, जिस तरीके से यू नो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कहानी को पसंद करता था, बैक करता था, स्टूडियो आता था. आज वो कहीं ना धीरे धीरे चीजें चेंज हो गई है. कॉर्पोरेट चीजें कहीं ना थोड़ा नए फिल्म मेकर्स के लिए अब वो इतना आसान रह नहीं गया है कि आप नए फिल्म मेकर्स के लिए आइडिया है तो वो मतलब वो नाउ कॉमर्स पे चली गई है बात कि क्या ऑडियंस होगी, कैसे होगी. बट ऑब्वियसली इट इज अ टाइम चेंजिंग थिंग एंड इट्स अ ट्वाइलाइट thing for the industry. What are the future projects, if you want to discuss anything or tell something about your future projects? Yeah, there will be announcement soon. I think we'll wait for the announcement to happen. And yes, so very exciting. Like I like to change my genre. I don't stick to one genre. So if you look at what I have been doing after Ferrari Ki Sawari, Ventilator, Delhi Crime Season 2, Rudra, then I did one Tamil show. Then I did one sports drama. So I keep jumping genres and I want to explore and that was my question also, because जिस तरीके से क्योंकि you have worked with OTT as well, and you have worked with, and Rudra was also a, you know, a great series. तो ये पूरा
अभी जो आने वाली जो चीज है दैट वाज, ये हिंट आप दे दीजिए बस, हाँ जी, मुझे बाकी नहीं चाहिए। मतलब वो रीजनल होगा, ओटीटी होगा या सिनेमा होगा? सिनेमा, हिंदी, एब्सोल्युटली सिनेमा, हिंदी। हिंदी। Absolutely. Oh, bang on. Yes. Looking forward, sir. Yes, I mean, sir. मजा Thank you. आएगा। You know, looking forward to Thank you. see Thank you. and hear about it very soon. Thank you Thank you for so much, Rajesh जी, for Pleasure. coming here. बहुत मजा आया। Pleasure. And I would सबसे बड़ी बात तो आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला, and such a nice human being, and मुझे सिर्फ ये सीखने का एक वो लगा कि you just need to do things and things will happen gradually, अपने आप से। और इंटेंशन एंड जिस तरीके से वेंटिलेटर के बारे में शायद मैं बहुत बातें करना चाहता था, बट आपकी टाइम की कमी भी है, एंड वी डोंट वांट टू मेक इट सो बोरिंग, बिकॉज अगला वाला जो फिल्म है उसकी सक्सेस पे तो मुझे वापस से बहुत सारी बातें आ रहा हूँ मैं वापस जी, यहीं पे इनके साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम राजेश मापुस्कर है। फ्राइडे टॉकीज का जो एक पॉडकास्ट है, जो विनीत राय सूत्रधार है इसके, और उनके साथ मैं आज बात करने के लिए यहाँ पे आया उनके स्टूडियो में। तो ये जल्दी ही आप सबको देखने मिलेगा, ज़रूर देखिए और बताइए आपको कैसे लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत राजेश मापुस्कर जी के साथ। इनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि चाहे एक छोटे से टाउन से आते हों या किसी बड़े शहर के हिस्से से, अगर दिल में सिनेमा के लिए जुनून है तो सफर कहीं से भी शुरू हो सकता है। इन्होंने हमें दिखाया कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक कलेक्टिव आर्ट फॉर्म है जो टीम वर्क, ऑनेस्टी और इमोशन से बनती है। और वेंटिलेटर जैसी फिल्में प्रूफ हैं कि लैंग्वेज की कोई बाउंड्री नहीं होती, कहानी सिर्फ दिल से दिल तक पहुंचती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में हमें बताइए कि राजेश जी की कौन सी फिल्में आपके दिल को ज़्यादा छू गई। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं विनीत राय आप सभी को अलविदा करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में सूत्रधार विद विनीत राय के। धन्यवाद।